हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों आज ही हम अपनी जो मैथ्स की पहली क्लास है वो शुरू करने जा रहे हैं। और बच्चों उसको शुरू करने से पहले पहले मैं आपको बेसिक जो हमारा बोर्ड के एग्ज़ाम में जो हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब कितने मार्क्स का पेपर होता है, क्या क्या कैसे कैसे होता है, थोड़ा सा पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। तो बच्चों हमारे यूपी बोर्ड में क्या होता है, 100 मार्क्स टोटल वेटेज होता है मैथ्स का, जिसमें कि 70 नंबर का हमारा होता है थियोरेटिकल पेपर, ठीक है, जो कि हम बोर्ड का पेपर देते हैं। और 30 का होता है हमारा प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट फाइल, जो कि होता है आपका स्कूल बेस्ड, ठीक है। तो इसका तो कोई बहुत ज़्यादा रोल है नहीं वैसे, मतलब रोल तो हर चीज़ का है, एक एक मार्क्स का रोल है, ठीक है, हर चीज़ में आपको परफॉर्म करना है। बट ये मैनेज हो जाता है, इसकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको जो ज़्यादा अच्छा जो जिसमें मेहनत करनी है, परफॉर्म करना है, वही 70 मार्क्स के लिए करना है, ठीक है। और मेरे हिसाब से हर एक बच्चे का जो टारगेट है कम से कम, क्योंकि मैथ्स एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है आपको, मतलब ठीक ठाक मेहनत करके आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको क्या है, चीज़ों को फॉलो करते जाना है जैसे जैसे बताया जाए, और प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे मैथ्स उतना ही ज़्यादा निखरेगा आपका, ठीक है। और हर एक बच्चे का टारगेट कम से कम 95 होना चाहिए, 95 प्लस, ठीक है। आप इजीली ला सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आज की डेट में आप इस स्कोर को इजीली चेज कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। और हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो होगा पॉलिनोमियल। क्या होगा बच्चों? पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं? बहुपद, ठीक है। तो ये जो, अगर मैं एनसीईआरटी बुक की बात करूँ तो उसमें जो पॉलिनोमियल बहुपद चैप्टर है वो आपका सेकंड चैप्टर है, ठीक है। और पहला शायद रियल नंबर है, ठीक है। तो हम अपनी शुरुआत पॉलिनोमियल बहुपद से करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसके काफ़ी क्वेश्चन आने के आपके पेपर में चांसेस होते हैं, ठीक है। और इस पॉलिनोमियल आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है, ये आपने ज़रूर क्लास 9th में ज़रूर देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है बच्चों। तो इसी को हम अपना शुरू करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर को, इसकी हर एक एकदम बारीकी से इसको समझते हैं। पहले इस हमारी जो पहली क्लास होगी, हम बेसिकली पहले बहुपद को जानेंगे कि एक्चुअली होता क्या है, इसके 2-4 कंसेप्ट को देखेंगे, ठीक है। और अपना शुरू कर देंगे अपनी एक्सरसाइज, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पॉलिनोमियल बहुपद की एक्चुअली ये बहुपद होता क्या है। अच्छा बच्चों, कब कुछ हमारी हिंदी भाषा इतनी महत्वपूर्ण है कि कुछ जो कंसेप्ट होते हैं मेजरली, मतलब इनके बहुत बार ऐसा होता है कि इनके जो हिंदी भाषा होती है उसके नाम से ही जो बेस होती है ना कंसेप्ट की, वो निकल आती है। जैसे कि इसी की बात करूँ मैं, बहुपद, इससे क्या मतलब है, इससे क्या समझ में आ रहा है हमें? बहुपद, बहु से मतलब बहुत सारे, पद मतलब पद यानी टर्म्स, यानी बहुत सारे पद, ठीक है भाई, यही तो मतलब है बहुपद का, ठीक है। तो यही है बेसिकली बहुपद, क्या, जिसके अंदर बहुत सारे पद हों। अब वो कैसे हों वो समझते हैं। देखो भाई, अब पद क्या होंगे? पद मतलब कोई भी टर्म, टर्म भी कैसी, जिसके अंदर कांस्टेंट भी हो और वेरिएबल्स भी हो। क्या हो बच्चों? कौन, मेरे शब्दों को एक एक को आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। शब्द ही इम्पोर्टेंट हैं, जितना आपने अच्छे से सुन लिया, समझ लिया, उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो अपने कान और दिमाग का खुला रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने बच्चों? बहुपद मतलब जिसके अंदर बहुत सारे पद हों, और उन पदों में क्या होगा, कुछ कांस्टेंट होंगे, कुछ वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। शायद इनको हिंदी में चर और अचर बोलते हैं, ठीक है, पर आप ये इतनी ज़्यादा हिंदी में मत जाओ, जो जो मैं हिंदी में बताऊँ वो हिंदी में समझो, जो मैं इंग्लिश में बताऊँ वो इंग्लिश में समझो, ठीक है, आपके लिए ही फ़ायदा होगा ये। तो पद क्या होता है? पद वो होता है जिसके अंदर कांस्टेंट हो और वेरिएबल्स हो। अब कांस्टेंट क्या होते हैं भाई? कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट, कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू अपने आप में कांस्टेंट हो। कैसे? जैसे कि 1, 2, 3 या कोई भी नंबर, भाई 1, 2 इनकी वैल्यू है, तो ये 1, 2 ही तो रहेगी। ये यहाँ भी 1 है, चाइना में भी 1 है, अमेरिका में भी 1 है, हर जगह 1 ही है ना। तो ये अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू वही होती है जो हर जगह समान हो, ठीक है, एकदम यही रही, मतलब कोई बदले ना, ठीक है। और वेरिएबल्स क्या होते हैं बच्चों? वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू बदलती रहे, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, कुछ भी,
ठीक है। एक्स की वैल्यू कभी 1 आती है, कभी 2 आती है, कभी 10 आती है, कभी 1000 आती है, कितनी भी आ सकती है। ठीक है, मतलब कि वेरी करती है। वेरी का मतलब बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, इसीलिए इसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। तो हमारे पद में क्या होंगे बच्चों, यही होंगे, कांस्टेंट भी होंगे और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे कि मैं कहूँ 2x। ठीक है, तो ये क्या है हमारे लिए, ये एक पद है। ठीक है, लेकिन बच्चों ये बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद हमने किसे कहा, जिसके अंदर बहुत सारे पद हों, लेकिन ये तो एक ही पद है, तो हम कैसे कह देंगे कि ये बहुपद है। समझ रहे हैं। तो बहुपद के लिए मुझे क्या चाहिए भाई, एक पद और चाहिए मुझे, है ना। तो एक पद और चाहिए। अब वो क्या हो सकता है, 3 लिख दो, 5 लिख दो। तो अब ये इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ये मेरा बहुपद है। ठीक है, पद क्या हो सकता है, वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, या फिर कांस्टेंट और वेरिएबल का मिक्सचर या कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। भाई इस पद के अंदर क्या है, कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है, लेकिन दूसरे पद में क्या है, केवल कांस्टेंट है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। क्लियर है बच्चों। चलिए भाई, ये तो हमने समझ लिया बेसिकली हमारा बहुपद होता क्या है। ठीक है, और क्या जानेंगे हम बहुपद के बारे में, देखते हैं। बहुपद के बारे में बच्चों आप एक दो चीज़ें और देखते हैं जो कि आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप कैसे पहचानेंगे कि कोई जो आपके सामने लिखा है कि वो बहुपद है ना भाई। तो बहुपद होता क्या है, जैसे कि मैं आपके सामने एक वो लिखता हूँ बहुपद, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, ये एक बहुपद है। क्यों है बहुपद, इसके अंदर कांस्टेंट है, वेरिएबल्स हैं और ये बहुत सारे पद हैं इसके अंदर, तो ये बहुपद है। और किस चीज़ से हम पहचानते हैं कि कोई बहुपद बहुपद होता है, एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे आप जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखिएगा भी पॉइंट कर करके। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है बहुपद में, इनकी जो डिग्री होती है। ठीक है, अब मैंने शब्द लिया डिग्री का, अब आपको समझ में आना चाहिए पहले कि डिग्री होती क्या है। ठीक है बच्चों, क्या बात कर रहा हूँ मैं, डिग्री की। ये आपने जरूर क्लास 9th में इस वर्ड को भी सुना होगा, जहाँ आपने पोलिनोमियल वर्ड को सुना होगा वहाँ आपने डिग्री का भी नाम सुना होगा ज़रूर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री की, फिर इस कंसेप्ट को हम समझेंगे पोलिनोमियल को। तो सबसे पहले यहाँ से जंप मार के आते हैं हम डिग्री पे, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल या फिर बहुपद की डिग्री। ठीक है, इसको भी आप इंग्लिश में ही ध्यान रखिए, डिग्री, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, बहुपद की डिग्री। अब बहुपद की डिग्री होती क्या है वो समझते हैं। तो क्या है बच्चों, क्या लिखा हुआ है मैंने, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर या फिर घात, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर या घात जो भी होगी वही उसकी डिग्री कहलाएगी। देखिए, जैसे मैं आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ, एक्स की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब आप मुझे बताइए इसकी डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की। तो मैंने क्या बताया, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। अब वेरिएबल क्या होता है, x होता है, मैंने आपको बताया यहाँ पे। और इस बहुत सारे वेरिएबल हैं इसके अंदर, तो मतलब कि है तो वेरिएबल एक ही, पर उसकी पावर कई सारी, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। ठीक है, तो हमें कौन सी लेनी है, मैक्सिमम पावर, जो सबसे ज़्यादा हो। सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, ये है 4। ठीक है, यही तो 4 है सबसे ज़्यादा पावर, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, डिग्री 4 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ गए डिग्री का कॉन्सेप्ट, ईजी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, जो जिसकी सबसे ज़्यादा डिग्री होगी वही हमारी क्या हो जाती है, मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा पावर होती है वही हमारी डिग्री हो जाती है। ठीक है, जैसे कि ये बताइए आप, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, इसकी डिग्री क्या होगी, 5 होगी बच्चों, सिंपल है एकदम। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा पावर होगी वही हमारी डिग्री हो जाती है। ठीक है, ये हमने समझ लिया अपना डिग्री होती क्या है। अब आते हैं वापस से अपने पॉलिनोमियल पे। हम बात कर रहे थे बच्चों कि हम पॉलिनोमियल को कैसे पहचानेंगे। तो आप लिखिएगा, हमेशा किसी भी पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर उसकी डिग्री नेगेटिव आ गई तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, डिग्री कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो डिग्री कैसी होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। अगर ऋणात्मक आ गई तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं लिख दूं एक्स की पावर -2 प्लस 3x प्लस 5, तो बच्चों ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। तो आप क्या कहेंगे,
कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? ये नहीं है पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी डिग्री नेगेटिव है। ठीक है, तो क्या बताया मैंने पहला पॉइंट कि डिग्री कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं, इनकी जो डिग्रीज, ये जो इनकी पावर्स होती हैं, ये पावर्स कैसी होंगी? या तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। अब ये डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है? या तो ये पावर जो लिखी हुई होंगी वो घटते हुए क्रम में लिखी हुई होंगी या फिर बढ़ते हुए क्रम में लिखी हुई होंगी। कैसे? देखिए, जैसे कि मैंने यहीं पर एक पॉलिनोमियल लिखा था, तो मैंने पावर को कैसे लिखा? घटते क्रम में। 4, 3, 2, 1 है यहाँ पे, जहाँ कुछ नहीं है 1 है, और यहाँ पे 0 हो गई, मतलब कुछ भी नहीं है तो 0 ही है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? इनको पावर को घटते हुए क्रम में। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था बढ़ते हुए क्रम में। कैसे? देखिए कि भाई 1 + x + 2x² + 3x³ + x⁴। तो हमेशा क्या होती हैं बच्चों, ये पॉलिनोमियल में पावर्स को हम घटते हुए क्रम में लिखते हैं और बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। ठीक है, तो यही है हमारा बेसिकली पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बताया एक बार फिर से जल्दी रिवाइज कर लीजिए। बहुपद क्या होता है? जिसके अंदर बहुत सारे पद हों। पद के अंदर क्या हो सकते हैं? कांस्टेंट या फिर वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या बताया आपको? डिग्री बताया। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? जो भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी। ये हमने डिग्री को समझा। और फिर हमने 2 पॉइंट्स जाने बहुपद के बारे में। क्या? कि इसकी जो डिग्री होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और जो ये पावर्स लिखी हुई होती हैं वो या तो हमेशा इंक्रीजिंग बढ़ते हुए क्रम में लिखी हुई होती हैं या फिर घटते हुए क्रम में लिखी हुई होती हैं। ठीक है बच्चों, ये बातें समझ में आई पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बिल्कुल बेसिक चीज़ें। ठीक है, जो कि आपको पता भी होनी चाहिए थी, क्योंकि क्लास 9th आप सब लोग पास करके आए होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को, यानी कि बहुपद के प्रकार। कितने प्रकार के बहुपद होते हैं? तो बच्चों, बहुपद के प्रकार को हम 2 तरीके से बांट सकते हैं। कितने तरीके से बांट सकते हैं? 2 तरीकों से। क्या क्या? एक तो हम पद के आधार पर बांटेंगे। किसके आधार पर? पद के आधार पर बांटेंगे। और दूसरा किस आधार पर बांटेंगे हम? दूसरा हम बांटेंगे इनकी डिग्री के आधार पे। ठीक है, चलो भाई बांटते हैं, देखते हैं। तो पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कि जब हम बहुपद को पद के आधार पर बांट रहे हैं। किसके आधार पर? पद के। कैसे बांटेंगे वो समझते हैं। देखिए बच्चों, जब भी आपका कोई पॉलिनोमियल में केवल एक पद लिखा हो, ठीक है, कितने पद लिखे हों? केवल एक पद लिखा हो, तो उसको हम कहते हैं मोनोमियल या फिर एक पदी। आप चाहे तो इंग्लिश में याद कर लीजिए, चाहे आप हिंदी में याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि पेपर में पूछे जाने वाली बात नहीं है। केवल आपके समझ में आना चाहिए, और चाहे तो दोनों में याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो क्या किस आधार पे हम बांट रहे हैं अपने बहुपद को? पदों के आधार पे बांट रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा? जिस बहुपद में केवल एक पद लिखा होगा वो कैसा होगा? मोनोमियल होगा, एक पदी होगा। जैसे कि एग्जाम्पल 2x, ये क्या है बच्चों? ये एक पद ही है, इसके अंदर केवल एक पद लिखा हुआ है। लेकिन बच्चों यहाँ एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है। जब हमने पॉलिनोमियल को पढ़ा था, हमने क्या कहा था? बहुपद क्या होता है? जिसके अंदर बहुत सारे पद हों। ठीक है, फिर मैंने आपके सामने 2x लिखा था, तो मैंने क्या कहा था? क्या बच्चों 2x बहुपद है? फिर मैंने बताया था कि नहीं, ये बहुपद नहीं है। बहुपद में क्या होने चाहिए? एक से ज़्यादा पद होने चाहिए, तब हम कह पाते हैं कि वो बहुपद है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप। हालांकि ये बहुपद का प्रकार है, लेकिन इसे हम एक्चुअल में बहुपद नहीं कहते हैं। ठीक है, थोड़ी सी विचित्र सी बात है, पर ऐसा है। ठीक है, तो क्या बताया हमने? वो बहुपद जिसके अंदर केवल एक पद हो वो क्या होता है? एक पदी होता है, मोनोमियल उसको हम कहते हैं। कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 5x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस उसके अंदर एक पद होना चाहिए, और एक्चुअल में एक पदी को हम बहुपद नहीं कहते। ठीक है, ये हमारा हो गया। आगे आते हैं द्विपद, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं बाइनोमियल। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? बाइनोमियल द्विपद। द्विपद के अंदर क्या होंगे? जिसके अंदर 2 पद होंगे, लाइक 2x + 3, इसके अंदर भाई 2 पद हैं। या फिर 3x² + x, इसके अंदर भी 2 पद हैं। या फिर x + x² + 4। ठीक है, तो सबके अंदर क्या लिखे हुए हैं? 2 पद लिखे हुए हैं बच्चों। ठीक है, तो बहुपद का कौन सा प्रकार है? ये द्विपद, क्योंकि इसके अंदर 2 पद हैं। ठीक है,
ये बेसिक हो गया, सिंपल एकदम। अब ये क्या है, त्रिपद, यानी कि जिसके अंदर 3 पद होंगे। सिंपल है भाई, क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे कितने हो गए, 3 पद हो गए। तो ये हमारा हो गया त्रिपद या फिर ट्राइनोमियल्स। ठीक है बच्चों, सिंपल है। क्या बताया हमने, बहुपद को हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। ठीक है, विभाजित कर सकते हैं। पहला हमने बताया पदों के आधार पर, जिसमें एक पद वाले को एक पद ही कहते हैं, 2 पद वाले को द्विपद कहते हैं और 3 पद वालों को त्रिपद कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतना सबको क्लियर। आगे बढ़ते हैं। और हमने क्या बताया कि हम बहुपद के प्रकार को उनकी डिग्री के आधार पर भी बांट सकते हैं। किसके आधार पे बच्चों, डिग्री के आधार पे। इसको समझते हैं। पहला क्या लिखा है आपके सामने, लीनियर या फिर रैखिक। ये किसे कहते हैं, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, लीनियर हम उसको कहते हैं, उस बहुपद को जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो। ऐसा बहुपद आप लिख भी सकते हैं, ऐसा बहुपद जिसकी डिग्री 1 हो वह रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, समझ गए। तो जिसकी डिग्री 1 हो वो कैसा होगा, रैखिक बहुपद होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। दूसरा बात करते हैं, क्वाड्रेटिक या फिर द्विघाती। द्विघाती का क्या मतलब है, जिसकी डिग्री 2 होगी, जिसकी डिग्री 2 होगी वो कैसा होगा, वो कैसा होगा बच्चों, वो द्विघाती होगा, क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, और क्यूबिक क्या होगा, त्रिघाती, मतलब वो होगा बच्चों जिसकी डिग्री 3 होगी। सिंपल है, इनके नाम से ही सब कुछ ज्ञात हो रहा है हमें कि भाई जिसकी डिग्री 1 है वो रैखिक है, लीनियर है, जिसकी डिग्री 2 है वो द्विघाती है, क्वाड्रेटिक है, जिसकी डिग्री 3 है वो त्रिघाती है, क्यूबिक है। सिंपल है यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है बच्चों, अब इनके एक एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं कि भाई 1 डिग्री किसकी होगी, उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि उसका बहुपद कैसे बनेगा। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए आप, जिसकी डिग्री 1 हो ऐसा क्या बहुपद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चों, जिसकी डिग्री 1 हो क्या हो सकता है, लिख दूँ मैं 2x + 3। ये एक बहुपद है बच्चों, और इसकी डिग्री आप मुझे बताइए, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे केवल 1 ही है, तो डिग्री भी क्या है, 1 है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक की, या फिर जिसकी डिग्री 2 होती है। इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है बच्चों x² + 3x + 2 हो सकता है। ये इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है भाई, ये एक बहुपद है और डिग्री क्या है इसकी, 2 है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्यूबिक की, जिसकी डिग्री 3 होती है। इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकता हूँ मैं, x³ + 3x² + 4x + 1, कुछ भी लिख दीजिए, आप अपने आप से बना सकते हैं इसको। ठीक है, बस उसकी डिग्री 3 होनी चाहिए। ठीक है, और पावर घटते हुए क्रम में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्यूबिक का एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, एक चीज़ और एक्स्ट्रा और इसमें देख लेते हैं कि इनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं, ठीक है, कि उनकी जो मतलब कि रैखिक बहुपद है तो इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, मतलब हमें वो ध्यान में रखनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म इनकी वो होती है ax + b। ठीक है बच्चों, ये अब ये जो आपका पॉलिनोमियल लिखा है ये इसी के तरह तो लिखा हुआ है। देखिए भाई, x की जगह x है, a की जगह 2 है, b की जगह 3 है, तो एक्चुअल में स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। इसी के स्थान पे हम a और b को चेंज करते रहते हैं बस। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं चीज़ों को। चलिए, अब जैसे इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है वैसी इसी की भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, इसकी होती है ax² + bx + c। अब बच्चों देखो, डिग्री 2 है, ठीक है, और ABC के फॉर्म में लिखा है, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब ये देखो, जो आपका मैंने एग्जाम्पल बताया ये इसी की फॉर्म में लिखा हुआ है जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताई। कैसे भाई, एक x² की जगह x² है, a की जगह क्या है, 1 है, x की जगह x है, b की जगह क्या है, 3 है, c की जगह क्या है, 2 है तो इसी की फॉर्म। क्लियर है। चलिए, और क्या है भाई, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी ऐसी होती है बच्चों, क्या, ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, ये देखो आपका जो एग्जाम्पल लिखा है ये भी इसी की फॉर्म में लिखा हुआ है। x³ की जगह x³ है, a की जगह क्या है, 1 मान लीजिए, यहाँ 1 है। ठीक है, x² की जगह x² है, b की जगह क्या लिख दिया, 3 लिख दिया।
और यहाँ पे x की जगह x है, c की जगह 4 है और d की जगह यहाँ 1 है। तो यही हमारी होती है इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। और देख लेते हैं एक दो बातें। इन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है बच्चों, ये जो जहाँ भी आपको a दिख रहा है इसमें भी कभी भी a की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, a की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। इसके अंदर भी a की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं होगी, इसके अंदर भी कभी a की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी ये बात समझने की है, ठीक है। अब आप सोचो, अगर a की वैल्यू ज़ीरो हो गई, यहाँ पे a की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, क्या बचेगा केवल यहाँ पे b, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट बचेगा। तो क्या हम कह पाएंगे उस कांस्टेंट को देख के कि इसकी डिग्री 1 है? भाई डिग्री हम बताते किसके हैं, वेरिएबल की। जब हमारा वेरिएबल ही ख़त्म हो जाएगा तो कांस्टेंट की क्या डिग्री बताएंगे, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि कभी भी a की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती, ठीक है। सेम यहाँ पे है चीज़ें, यहाँ पे a की वैल्यू ज़ीरो क्यों नहीं हो सकती? अगर यहाँ पे a की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो ये पूरा क्या हो जाएगा ज़ीरो। क्यों भाई, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय कुछ भी ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू पूरी ज़ीरो हो गई, केवल क्या बचेगा बी एक्स प्लस सी। क्या इस बी एक्स प्लस सी को देख के आप बता सकते हो कि इसकी डिग्री 2 है? भाई बी एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, केवल मतलब डिग्री क्या होगी 1 होगी, ठीक है। लेकिन हम तो किसकी बात कर रहे हैं, द्विघाती की, तो हमारा द्विघाती तो ख़त्म ही हो जाएगा फिर। इसीलिए हम कहते हैं कि एक की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। सेम बात यहाँ पे अप्लाई होगी, ठीक है बच्चों। तो यही बेसिकली सिंपल है। और यहाँ पे ए बी सी क्या होंगे, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। फिलहाल आप मान लीजिए ए बी सी की जगह कोई भी नंबर होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है। बस यही है सिंपल, ठीक है। चलिए, तो अब तक हमने क्या देखा, अपने बहुपद के प्रकार देखे जिनको हमने पदों के आधार पे बांटा और डिग्री के आधार पे बांटा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल या फिर बहुपद के हल। क्या है? ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल या फिर बहुपद के हल, ठीक है। समझते हैं अब ये क्या चीज़ है, इसको भी पढ़ते हैं अभी एक बार। पढ़िए बच्चों और समझिए। वेरिएबल की वह वैल्यू, वेरिएबल की वह वैल्यू जिस पर कोई पॉलिनोमियल शून्य या फिर ज़ीरो हो जाए तो वेरिएबल की वह वैल्यू ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल या फिर बहुपद का हल कहलाती है। इसका क्या मतलब है? क्या कहा बच्चों मैंने? वेरिएबल की वह वैल्यू जिसको मैं पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दूं और मेरा पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, ज़ीरो बन जाए, तो वही वैल्यू क्या कहलाती है मेरी, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल या फिर बहुपद का हल कहलाती है, ठीक है। इस बहुपद के हल को ये भी कह सकते हैं कि बहुपद का मान, ठीक है। बहुपद का मान, बहुपद के मूल इसके नाम है। हल की जगह आप स्लैश करके लिख लीजिए इस तरह से। और इसके नाम क्या क्या हो सकते हैं, बहुपद का मान या फिर हल, सॉरी मूल, ठीक है, ये भी इसके नाम हो सकते हैं। या फिर अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो ज़ीरो या फिर रूट कह सकते हैं ज़ीरो की जगह, ठीक है, यही है। या फिर सॉल्यूशन, ये क्या होते हैं इनके बारे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सब समझ में आएगा। फिलहाल बस मैं आपको ये बता रहा हूँ ज़ीरो की जगह क्या क्या नाम हो सकते हैं इसके, कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, रूट ऑफ पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। हिंदी की बात करें तो बहुपद के हल, बहुपद का मान, बहुपद के मूल, ठीक है। तो सेम चीज़ें हैं, मतलब किसी भी नाम से आ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या कह रहे थे हम, वेरिएबल की वह वैल्यू अगर उसको हम पॉलिनोमियल में पुट करें तो पूरा जो पॉलिनोमियल क्या बन जाए, ज़ीरो। तो वही वैल्यू क्या कहलाती है मेरी, क्या कहलाती है बच्चों, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल या फिर बहुपद का हल कहलाती है। कैसे समझते हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू। इस पी एक्स का क्या मतलब है, इस पी एक्स का मतलब बच्चों कुछ नहीं होता, कहने का मतलब ये एक पी से मतलब पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है जो कि एक्स की टर्म में है, ठीक है। इसलिए ब्रैकेट में एक्स लिखा क्योंकि एक्स की टर्म में है। अगर वाई की टर्म में होता तो मैं कैसे लिखता, पी वाई इक्वल्स टू वाई माइनस टू। तो ठीक है, तो ये है बेसिकली बस इसका मतलब, और कुछ नहीं है। तो अब देखो, अब मैंने क्या कहा, ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू पुट कर दो कि पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाए, ज़ीरो बन जाए। अब आप देखो, अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह दो पुट कर दूँ, क्या पुट कर रहा हूँ बच्चों, दो। अब देखो क्या होगा, तो क्या होगा बच्चों, अब एक्स की जगह मैंने टू पुट कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, टू माइनस टू, टू से टू कट जाएगा, क्या बन गया, ज़ीरो। मेरी कंडीशन फुलफिल हो गई। मैंने क्या कहा था कि वेरिएबल की जगह कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दो जो पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो कर दे, तो वही वैल्यू क्या कहलाती है, ज़ीरो कहलाती है। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। क्या हो जाएगी बच्चों, यही मेरी ज़ीरो हो जाएगी। समझ गए? तो बेसिकली यही होता है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल।
वो कोई भी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर वो पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो कर दे, वही कहलाती है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, सिंपल है। चलिए थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। ये तो यहाँ तक तो था हमारा बेसिक। अब हम बात करते हैं, कुछ 2-3 कंसेप्ट हैं हमारे ग्राफ से रिलेटेड जो कि हमारी एक्सरसाइज 1.1 में काम आएंगे। अब उनको देखते हैं। तो बच्चों देखिए, ग्राफ से कैसे हम ज़ीरो फाइंड करते हैं। एक बात आप नोट कर लीजिए, नोट डाल के लिखिएगा। इसके बाद नोट डाल के आप ये लिखिए कि जो पॉलिनोमियल के जो ज़ीरो होते हैं, ठीक है, या आप ऐसे लिखिएगा, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल या फिर बहुपद के हल हमेशा एक्स एक्सिस पर ही लाई करते हैं या फिर पढ़ते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने कि पॉलिनोमियल के ज़ीरो या फिर बहुपद के जो हल होते हैं वो हमेशा एक्स एक्सिस पर ही लाई करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्यों करते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं पी एक्स के इक्वल ना लेके वाई के इक्वल लेता हूँ। क्यों लेता हूँ मैं आपको बताऊँगा। तो मैंने इसको मान लिया लेट या फिर माना y इक्वल्स टू एक्स माइनस टू। ठीक है बच्चों, y इक्वल्स टू एक्स माइनस टू। इसको मैंने y के इक्वल क्यों माना, इसलिए माना क्योंकि ग्राफ के अंदर हमारा क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये तो आपने बेसिकली आपको पता ही होगा। ये जो क्षैतिज लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। और ये ऊपर जो ऊर्ध्वाधर खड़ी लाइन होती है, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। इसके राइट में पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट में नेगेटिव। ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। ठीक है, साइड में लेफ्ट वाले को कहते हैं एक्स डैश और नीचे वाले को वाई डैश। क्लियर है बच्चों? यानी कि यहाँ से इधर इधर तो आएंगी पॉजिटिव वैल्यू, इधर आएंगी नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव वैल्यू आती हैं। तो इन्हीं पे हम क्या करते हैं, अपना ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं मेरा फंक्शन क्या था, मेरा पॉलिनोमियल क्या था, y इक्वल्स टू एक्स माइनस टू। हमने क्या बताया आपको कि इसके जो जीरो होंगे वे हमेशा एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस पर ही पड़े हुए मिलेंगे हमें कहीं ना कहीं। अब इस बात को देखते हैं कि हमने जो बात बताई वो वाकई सच है या नहीं है। तो इसी की हेल्प से हम देखते हैं। ठीक है, एक इस तरह से छोटी सी टेबल सी बना लीजिए। ठीक है, यहाँ रख लीजिए y, यहाँ रख लीजिए x। क्लियर है बच्चों? अब आप देखिए, थोड़ा सा इसको बदल लीजिए, यहाँ पे x रख लीजिए, यहाँ पे y रख लीजिए। मतलब कुछ नहीं है, कहीं भी कुछ भी रख लो, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि मैं पहले x की वैल्यू पुट करूँगा इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए x की वैल्यू अगर मैं ज़ीरो पुट कर दूँ, इसमें x की वैल्यू क्या कर रहा हूँ मैं, ज़ीरो पुट कर दूँ, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, क्या बचेगा केवल माइनस टू। यानी x की वैल्यू मैंने ज़ीरो रखी तो y मुझे क्या मिला, माइनस का टू। ये बात सबको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? क्या किया बच्चों, मैंने x की वैल्यू मैंने ज़ीरो कर दी, यानी ये क्या हो गया, ज़ीरो। तो क्या बचा है, ज़ीरो माइनस टू, ज़ीरो माइनस टू क्या हो जाएगा, माइनस टू। क्लियर है? तो ये हमारा ऐसे आ गया। अब x की वैल्यू क्या कर रहा हूँ मैं, दो रख रहा हूँ। क्या रख रहा हूँ बच्चों, दो। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये टू माइनस टू, और टू से टू कटेगा तो क्या बन जाएगा, ज़ीरो। तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, ज़ीरो। क्लियर है? ठीक है भाई, अब देखते हैं इसको ग्राफ पे कैसे लिखते हैं। अब देखो भाई, x की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो ये जो पॉइंट होता है ना इनके मिडिल में, इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। यहाँ पे सारी वैल्यू ज़ीरो होती हैं, चाहे वो x की हो, चाहे वो y की हो। ठीक है, वो सारी वैल्यू क्या होती हैं, यहाँ पे ज़ीरो होती हैं। तो हमारा क्या है, x की वैल्यू ज़ीरो है। x की वैल्यू ज़ीरो मतलब यहाँ पे है हमारी, और x की वैल्यू ज़ीरो के लिए y क्या है, ध्यान से सुनिए, x की वैल्यू ज़ीरो जब है तो हमारा y क्या है, माइनस टू। तो y कहाँ आएगा हमारा, माइनस टू, यानी कि वन। लेकिन बच्चों माइनस है, इधर तो पॉजिटिव होती है और इधर क्या होती है, नेगेटिव। तो हम नीचे की साइड चलेंगे। तो x की वैल्यू ज़ीरो के लिए y क्या है, माइनस टू। तो नीचे की साइड चलेंगे, मान लीजिए यहाँ वन है, यहाँ माइनस टू, तो यहाँ लिख लिया हमने माइनस टू। क्लियर? तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा। यहाँ इस तरह से हम कोऑर्डिनेट से बनाते हैं, पहले लिखते हैं x की वैल्यू, फिर लिखते हैं y की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या है हमारी, ज़ीरो, और y की वैल्यू क्या है, माइनस टू। तो ये हमारा ग्राफ में कहीं यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्या है, हमने क्या किया भाई, हमने पहले x की वैल्यू ज़ीरो लिखी। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम इसकी ग्राफ पे पोजीशन देख सकें कि एक्चुअल कहाँ आएगी इसकी पोजीशन। तो पहले हमने x की वैल्यू ज़ीरो रखी तो हमें y क्या मिला, माइनस टू। फिर हमने x की वैल्यू दो रखी तो हमें y क्या मिला, ज़ीरो। ठीक है, इन्हीं वैल्यूज़ को हम ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं। कैसे, x की वैल्यू ज़ीरो के लिए y क्या है, माइनस टू। तो x की वैल्यू ज़ीरो यहाँ पे, y कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे माइनस टू। तो इसी पॉइंट ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो माइनस टू। क्लियर है?
आगे बात करते हैं। दूसरा क्या है हमारा, x की वैल्यू 2 के लिए y क्या है 0, x की वैल्यू 2 के लिए y क्या है 0। अब x की वैल्यू 2 है यानी पॉजिटिव है, इधर चलेगा। मान लीजिए यहाँ पे कहीं 1 2, तो ये पॉइंट मेरा क्या हो गया 2, और y की वैल्यू क्या है 0, यानी कि यहीं कहीं रहेगा। अगर y की वैल्यू कहीं कुछ और होती तो ऊपर नीचे बढ़ता, लेकिन y की वैल्यू 0 है मतलब यहीं कहीं रहेगा, आगे ऊपर नीचे नहीं बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा 2 और 0 हो जाएगा। ठीक है, और जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक क्या मिलेगा, मुझे एक सीधी रेखा मिलेगी। कैसी मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, सीधी रेखा मिलेगी। समझिए बच्चों, तो यही होता है हमारा। अब देखो ये जो मैंने आपको बताया, जो 0 होता है मेरा एक्स एक्सिस पर हमेशा लाई करता है, उसका क्या मतलब है। अब बच्चों देखो 0 मेरा क्या आया था, x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 2 मेरा कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पर ही तो लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे। x की वैल्यू पॉजिटिव यहीं तो है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि हमेशा जो 0 होते हैं किसी पॉलिनोमियल के, वो हमेशा एक्स एक्सिस पर ही लाई करते हैं। ठीक है, चलो भाई ये बात हो गई हमारी। तो अब 2-3 ग्राफ को समझिए कैसे। देखिए, हमने डिग्री के आधार पे अपने पॉलिनोमियल को देखे थे। क्या कहा था हमने, रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती। क्या कहा था बच्चों, रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती। एक बार इसको लिख लेते हैं क्योंकि इन्हीं के ग्राफ हमें देखने हैं। रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, जो रैखिक पॉलिनोमियल होता है वो हमारा कैसा होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है। किस फॉर्म में होता है, ax प्लस बी के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो और ये हमने किस फॉर्म में निकाला था, x माइनस 2, यानी इसकी डिग्री भी तो 1 ही है, यानी कि ये भी तो हमारा एक क्या है, रैखिक पॉलिनोमियल ही है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल ही है, रैखिक ही है। और इसके लिए क्या आया, रैखिक का मतलब क्या है, एक सीधी रेखा आया, सीधी रेखा आया। तो हमेशा ध्यान रखिए जो भी रैखिक होगा हमारा, रैखिक उसका जो वो होगा ना ग्राफ, वो हमेशा एक सीधी लाइन ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, हमेशा एक सीधी लाइन ही आएगा। क्या बताया बच्चों मैंने, ध्यान से सुनिए। जो हमारे लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं उनकी डिग्री 1 होती है। क्या होती है बच्चों, उनकी डिग्री 1 होती है। उसके लिए जब हम ग्राफ पे देखेंगे तो वो हमेशा एक सीधी रेखा ही आएगा। जब उसे ग्राफ पे बनाएंगे, आप चाहे किसी भी रैखिक पॉलिनोमियल को लेके देखिएगा, उसकी वैल्यू इस तरह से पुट करिएगा, उसमें आप क्या देखेंगे, हमेशा एक सीधी लाइन में ही ग्राफ बनेगा उसका, चाहे वो कैसे भी बने। ठीक है, ये बात हमारी होगी, चाहे वो कैसे बने भाई, ये हमारा ग्राफ है, चाहे वो ऐसे बने, चाहे वो ऐसे बने, चाहे वो ऐसे बने, चाहे ऐसे बने, कहीं भी कुछ भी बने, पर हमेशा एक सीधी रेखा ही होगी ग्राफ के अंदर। ठीक है, ये बात हमारी हो गई। ठीक है, रैखिक की। अब बात करते हैं द्विघाती की। द्विघाती क्या होगा, द्विघाती का ग्राफ हमेशा क्या बनेगा बच्चों, पर वो बनेगा, पता नहीं उसे हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में तो शायद पैराबोला कहते हैं, शायद परवलय कहते हैं। ठीक है, खैर ज़्यादा आपको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इस तरह की फिगर बनेगी आपकी, इस तरह की फिगर कुछ यू टाइप में बनती है। ठीक है, इस तरह की, वो चाहे ऐसे बने, ऐसे बने, या कहीं बीच में ऐसे बने, ऐसे बने, ऐसे बने, या ऐसे बने, या ऐसे बन जाए। ठीक है, तो क्या बनेगी, हमेशा इस तरह की फिगर बनेगी, किसकी, द्विघाती की। किसकी बच्चों, द्विघाती की। अब बात करते हैं त्रिघाती की। किसकी, त्रिघाती की। त्रिघाती की फिगर कैसी बनेगी, मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, हमेशा कुछ इस तरह का बनेगा, इस तरह का। ठीक है, चाहे वो यहाँ बन जाए, 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 कहीं भी बन जाए, पर इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब इस तरह के ग्राफ में हम कैसे पहचानेंगे कि उसके कितने ज़ीरो हैं। हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 है बच्चों, उसके अंदर हमें इसी तरह के ग्राफ दिए हुए हैं। अब अपनी मेन बात करते हैं। ठीक है, अगर आपको इतना कम समझ में आया है तो अब आपको मेन बात समझिए, तब आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ये हम क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 में हमें क्या दिया हुआ है, 2.1 में हमें क्या दिया हुआ है, हमें कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं। ठीक है, और उन ग्राफ में क्या है, वो इन्हीं आकृति में है, कुछ सीधी रेखा में है। तो जो सीधी रेखा में है उसको हम क्या समझेंगे कि उनकी डिग्री 1 होगी भाई, क्योंकि वो रैखिक होंगे। जो इस तरह की यू शेप में होंगे उनको हम क्या समझेंगे, वो द्विघाती होंगे, मतलब उनकी डिग्री 2 होगी। ठीक है, और जो इस तरह की शेप में होंगे उसको हम क्या समझेंगे, वो त्रिघाती होंगे, मतलब उनकी डिग्री 3 होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब उनको देख के हमसे क्वेश्चन पूछेगा
कि आप मुझे बताइए इनकी डिग्री क्या है, हमें कुछ ग्राफ दिए हुए होंगे, ठीक है। तो आप उनमें क्या देखेंगे, आप उनमें ये देखेंगे बच्चों, जितनी बार भी हमारा एक्स एक्सिस कटेगा, ग्राफ जितनी बार भी हमारा एक्स एक्सिस को काटेगा उतनी ही मेरी ज़ीरो होंगी। जैसे कि देखिए, अब आप खुद ही बताइए मुझे, मैंने ये ग्राफ बनाया इस तरह से, इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? ये एक द्विघाती ग्राफ है। क्या है बच्चों? द्विघाती का है, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया वो यू शेप में होता है। इसके सामने मैं इस तरह से बना देता हूँ आपके सामने ताकि आपको याद रहे। द्विघाती का ग्राफ इस तरह से होगा, त्रिघाती का इस तरह से होगा, ठीक है, और ये इस तरह से होगा। अब क्या बताया मैंने, इसमें आप मुझे बताइए कि पॉलिनोमियल के ज़ीरो क्या होंगे। ये तो आपको पता है, इसे देख के आप समझ जाएंगे कि एक द्विघाती होगा पॉलिनोमियल। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसकी ज़ीरो मुझे बताइए। तो एक्स एक्सिस मेरी ये वाली है, ठीक है, ये जो वाली जो लाइन है, तो ये ग्राफ एक्सिस को कितने, एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है? दो जगह, एक जगह ये काट रहा है, एक जगह ये, तो इसकी ज़ीरो कितनी हो जाएंगी? इसकी ज़ीरो हो जाएंगे 2। क्लियर है बच्चों? अब देखिए इसी ग्राफ को अगर मैं आपसे पूछूं, ये मैंने ग्राफ बना दिया इस तरह से, अब मैं पूछूं इसकी ज़ीरो कितनी होगी भाई? तो ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है? केवल एक ही पॉइंट पे काट रहा है, यहीं तो काट रहा है बच्चों, तो इसकी ज़ीरो क्या हो जाएगी? इसकी ज़ीरो 1 हो जाएगी। क्लियर है? अब जैसे कि ये वाला ग्राफ मैं आपको बना के देता हूँ, इसको देख के आपको क्या समझ में आता है कि ये त्रिघाती पॉलिनोमियल है, त्रिघाती बहुपद है, ठीक है, समझ गए? अब मैं आपसे पूछूं इसके ज़ीरो मुझे बताइए। तो एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, कितनी जगह काट रहा है? एक जगह ये रही, एक जगह ये रही, एक जगह ये रही, तो ज़ीरो क्या हो जाएगी इसकी? इसकी ज़ीरो हो जाएंगी बच्चों 3 हो जाएंगी। और इसका ग्राफ किस तरह से बन सकता है? मान लीजिए भाई, मान लीजिए कहीं भी नहीं काट रहा, तो यहाँ क्या होंगी? ज़ीरो, कुछ भी नहीं होगी बच्चों, ज़ीरो होंगी, मतलब कोई ज़ीरो नहीं होगी इसमें क्योंकि कहीं नहीं काट रहा। तो मतलब आपको मेजरली मतलब मेनली ये देखना है बस कि एक्स एक्सिस हमारा कितनी बार कट रहा है, जहाँ भी जितनी बार भी हमारा एक्स एक्सिस कटेगा वही हमारी ज़ीरो हो जाएगी। जैसे एक रैखिक का देख लेते हैं, मान लिया हमारी एक लाइन ऐसी बन गई, सीधी रेखा है ये, एक्स एक्सिस को कितनी जगह काटा? एक जगह काटा, तो हमारी ज़ीरो क्या हो जाएगी? हमारी ज़ीरो 1 हो जाएगी। बच्चों ध्यान रहे, एक सीधी रेखा इस तरह से ही बन सकती है, ठीक है, तो ये भी एक रेखिक बहुपद है, मगर आप मुझे बताइए क्या इसकी कोई ज़ीरो होगी? एक्स एक्सिस को काट रहा है ये, कहीं नहीं काट रहा, तो इसकी ज़ीरो क्या होगी? कोई ज़ीरो नहीं होगी, शून्य होगी। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली ये है मेन पॉइंट। क्या है बस इसके अंदर, जितनी जगह मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा उतने ही मेरे ज़ीरो होंगे। ये बस मेन इसका जो निचोड़ है वो इस लाइन में है, जितनी जगह मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा उतने ही मेरे ज़ीरो होंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि रेखिक के लिए हमेशा एक सीधी रेखा होगी, द्विघाती के लिए इस तरह पैराबोला इसे हम कहते हैं, और त्रिघाती के लिए इस तरह की शेप होगी। ठीक है, तो यही है हमारी पहली क्लास बेसिक। कुछ हमने बेसिक देखा और एक्सरसाइज 1.1 को हमने एक्सरसाइज 1.1 का जो कंसेप्ट है ग्राफ वाला उसको हमने समझा। ठीक है बच्चों, इस क्लास को कम से कम आप 1-2 बार देखिएगा, एटलीस्ट इस वाले कंसेप्ट को जो मैंने बताया आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और एक्सरसाइज 1.1 अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी, बिल्कुल सेम इसी पे बेस है, कुछ भी हार्ड नहीं है उसमें, बिल्कुल सिंपल है। बस आपको यही देखना है, 1-2 ग्राफ तो आपको इनमें से भी मिल जाएंगे जो मैंने बताए हैं। बस आपको देखना है कि एक्स एक्सिस को मेरा ग्राफ कितनी जगह काट रहा है, उतने ही ज़ीरो हो जाएंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली यही है मेरी एक्सरसाइज 1.1। ठीक है बच्चों, थैंक यू, अगली क्लास में मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।